मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का टारगेट सेमेस्टर में मेरे तरफ से एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका कल यानी 16 तारीख को जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो परीक्षाएं हुई हैं हिंदी की वस्तुनिष्ठ, आज हम उनको देखेंगे कि प्रश्न कहाँ से आए हैं और आप सभी ने कितने प्रश्नों का आंसर यानी कितने प्रश्न का उत्तर आप सभी ने एकदम सटीक और सही दिया है। आपका यानी कौन कौन सा प्रश्न सही है, आपने सही टिक किया है या गलत किया है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि प्रश्न आपके जितने भी बने हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पुस्तक है। मैं जब जब आपको कक्षा में यानी क्लास में पढ़ाती हूँ, जब पढ़ाती रही, हमेशा आपसे कहती रही कि आप यानी हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपका ये धर्म बनता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास यानी आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किताब को जरूर पढ़ें। अगर आप हिंदी के क्षेत्र से आगे जाना चाहते हैं तो रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को छोड़कर आगे नहीं जा सकते हैं। आप बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आप देखें, या फिर चाहे आप एमए में जाए, आप पीएचडी भी करना चाहे एमए हिंदी एमए करते हैं आप, या हिंदी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जरूर पढ़ें। बिना पढ़े, इनको बिना समझे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आपका जितना भी प्रश्न बना है हिंदी साहित्य के इतिहास को, रामचंद्र शुक्ल से ही बना है। और आपके प्रश्न बहुत इजी हैं, जो क्लास में आपको पढ़ाया गया था, समझाया गया था, प्रश्न वहीं से आए हैं। तो आइए देखते हैं आप सभी ने कितना सही किया है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। पहला प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा गया। पहला ही प्रश्न, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहां तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को है, ठीक है। भाषा के लक्षक और व्यंजक, जब मैं रीतिकाल आपको पढ़ा रही थी तो मैंने देखिए आपको घनानंद को पढ़ाया भी था और यह भी समझाया था कि भाषा को लेकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल किनकी तारीफ करते हैं, ठीक है। तो आपका प्रश्न क्या होगा, आपके पहले प्रश्न का उत्तर होगा डी, यानी घनानंद को कहा है, ठीक है। घनानंद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है भाषा के लक्षक एवं व्यंजक की सीमा कहां तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यह किनके बारे में कहते हैं, तो किनके बारे में, घनानंद। जिन्होंने घनानंद को लगाया होगा उनका उत्तर बिल्कुल सही है, यानी डी उत्तर आपका सही है, घनानंद, ठीक है। दूसरा प्रश्न आप देखिए, इतिहास वृत्तात्मकता एवं कविता की, देखिए नहीं, इतिवृत्तात्मकता कविता की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। आपको जितना भी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल, आदिकाल देखेंगे, चाहे भक्ति काल, चाहे रीतिकाल, चाहे आधुनिक काल में सभी विशेषता आपको पढ़ाया गया है। पूछा गया है इतिवृत्तात्मकता की प्रमुख विशेषता किसकी है, यानी इतिवृत्तात्मकता कविता की प्रमुख विशेषता, आप जिन्होंने ए नंबर लगाया होगा यानी द्विवेदी युग, उनका प्रश्न क्या है, सही है, यानी उनके प्रश्न का उत्तर क्या है, वह सही है, ठीक है। क्या है, दूसरा का ए होगा, इतिवृत्तात्मकता कविता की प्रमुख विशेषता या द्विवेदी युग की है। कहाँ की है, द्विवेदी युग की है। तीसरा प्रश्न देखिए, दूसरी परंपरा की खोज आलोचनात्मक पुस्तक है। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के लेखक का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। आलोचना से प्रश्न आया है जो आपके सिलेबस में है, तो आप देखेंगे जिन्होंने तीसरा का डी लगाया होगा, क्या लगाया है, डी, नामवर सिंह की है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की है, यानी आपका तीसरे प्रश्न का डी आंसर सही है। और नामवर सिंह, मैं बता देना चाहती हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय शिष्य रहे हैं। और दूसरी परंपरा की खोज में 8 निबंध है, जिसमें एक निबंध है संस्कृति और सौंदर्य, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। आपको बता दूं कि तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह की है।
चौथा प्रश्न आप देखिए, चौथा प्रश्न आप देखिए, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि, क्या कहा जा रहा है? भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास को। किसको कह सकते हैं? तुलसीदास को। और क्यों कहते हैं? आप देखेंगे तुलसीदास जब रामचरितमानस में लिख रहे होते हैं तो उन्होंने उसमें आप देखेंगे कि निर्गुण और सगुण दोनों को लेकर चला, इसलिए और हृदय के सारे पक्ष की पहचान उन्होंने की। इस आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के बारे में यह कथन कहा। तो पूछा जा रहा, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास को। यह कथन किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। यानी चौथे प्रश्न का ए नंबर आपका सही होगा। किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, पांचवा प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ। क्या है? भाषा योग वशिष्ठ की रचना किसकी है? ये बहुत ही इजी प्रश्न थी। और जब भाषा की बात और खड़ी बोली भाषा की बात की जा रही थी तो रामचंद्र शुक्ल ने राम प्रसाद निरंजनी को ही भाषा योग वशिष्ठ का यानी हिंदी के परिनिष्ठित भाषा के रूप में इनकी रचना को स्वीकार किया है। तो प्रश्न आप देखेंगे पांचवा का सी उत्तर आपका सही होगा। भाषा योग वशिष्ठ रचना राम प्रसाद निरंजनी की है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में रचना हुई। हिंदी शब्द सागर जब श्याम सुंदर दास लिख रहे होते हैं, हिंदी शब्द सागर, उसकी भूमिका के उपलक्ष्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह पुस्तक लिखी थी। और कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिंदी साहित्य का इतिहास। यह जो हिंदी साहित्य का इतिहास इतना बड़ा मोटा ग्रंथ है, यह भूमिका के रूप में लिखी गई है। किसके रूप में? भूमिका के रूप में। और यह किन्होंने लिखा है? तो आप देखेंगे रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। यानी 6वां का आपका बी नंबर सही है। जिन्होंने बी लगाया होगा उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, 7वां प्रश्न आप देखेंगे, भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहां से हुआ? यह बहुत ही प्रश्न इजी है आपका और आपको पढ़ाया भी गया है, आपके क्लास में ये पढ़ाया भी गया है। तो दक्षिण में हुआ। कहां में हुआ? भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम आप देखेंगे दक्षिण भारत में होता है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद लेके आते हैं। जैसा कि एक कविता कबीर की बहुत प्रसिद्ध है, भक्ति द्रविड़ उपजी लायो रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ठीक है, तो कहाँ है? दक्षिण भारत में। यानी 7वां का जिन्होंने ए लगाया होगा उनका प्रश्न क्या है? सही है। क्या है? सही है। 8वां प्रश्न आप देखिए, 8वां प्रश्न आपका क्या है? आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा? जब मैंने आदिकाल आपको पढ़ाया था तो किन्होंने आदिकाल को क्या क्या नाम दिया वो पढ़ाया था। ठीक है, तो प्रश्न है आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा? तो आप देखेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी 8वां का डी नंबर आपका सही उत्तर है। आगे देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? आप देखेंगे छायावाद 1918 से 1938 कोई मानता है, कोई 36 मानता है, और छायावाद का समय वहीं समाप्त होता है और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है। इसके पहले अध्यक्ष होते हैं प्रेमचंद। ठीक है, तो आपका 9वां का बी आंसर सही है। यानी प्रगतिशील लेखक की स्थापना 1936 में हुई। 9वां का बी प्रश्न
यानी 9वां क्वेश्चन जो है उसका बी जो है आंसर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, छायावाद को स्थूलता के प्रति सूक्ष्म विद्रोह, ये मैंने आपको नोट्स भी उपलब्ध जब कराया था, आपको जब पीडीएफ मिला होगा तो वहां पे आप देखेंगे जा करके तो आपको मिल जाएगा। छायावाद को स्थूलता के प्रति सूक्ष्म विद्रोह कहा है और ये किन्होंने कहा है? जब मैं छायावाद पढ़ाई थी आपको तो उसमें कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने कहा है स्थूलता के प्रति सूक्ष्म विद्रोह? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न नंबर 11, दिनकर किस वर्ग के कवि हैं? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि में आते हैं। कैसे हैं? राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि के रूप में भी आते हैं और बाद में प्रयोगवाद देखेंगे आप, प्रगतिवाद में भी प्रगतिवाद में भी उनका समय सीमा आती है, यानी वो प्रगतिवाद में भी बाद में जाते हैं, लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो प्रश्न आपका है दिनकर किस वर्ग के हैं? 11 प्रश्न आप देखिए, 11वां नंबर का बी आपका आंसर सही है। जिन्होंने बी लगाया होगा उनका आंसर सही है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रगतिवाद के संबंध में कथन गलत है। प्रगतिवाद जब 1936 में प्रगतिवाद लेखक संघ की स्थापना हुई तो आप देखेंगे शोषण का क्या है? विरोध हुआ। शोषण का विरोध हुआ, लेकिन प्रश्न है कि गलत क्या है? ठीक है, ये सही है, शोषण का विरोध हुआ। आप देखेंगे धर्म और ईश्वर पर अनास्था व्यक्त की गई। क्या है? धर्म और ईश्वर पर अनास्था व्यक्त की गई। शोषितों के प्रति सहानुभूति भी, यानी जो शोषण करता है, जो शोषित होता है, ठीक है, तो क्या है आप देखेंगे शोषण का विरोध है, शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। आपका जो गलत है मैं आपको बता दूं, आपका गलत है, आप देखेंगे स्थूल और सौंदर्य। क्या है? स्थूल और सौंदर्य के स्थान सूक्ष्म वायवीय सौंदर्य का चित्रण, ये आपका प्रश्न क्या है? गलत है। आपको गलत प्रश्न का चयन करना, चूज करना था, यानी 12 नंबर का बी। 12 नंबर का क्या आप देखेंगे? बी, ये आपका सही आंसर है। जिन्होंने बी लगाया होगा उनका आंसर सही है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 13, क्या है? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? कब हुआ पूछा जा रहा है। जगदीश गुप्त ने नई कविता का प्रकाशन 1954 में किया। 1954 में नई कविता का प्रकाशन हुआ और किन्होंने किया? तो जगदीश गुप्त ने किया। तो आपका जो 13 नंबर का उत्तर है सी, जिन्होंने सी लगाया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। आपका 14 नंबर का सी जो है सही है। 14 नंबर का जो सी है वो आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15 देखिए आप, रीतिकाल में आचार्य कवि कहा गया। किनको आचार्य कवि कहा गया रीतिकाल में? आपको रीतिकाल बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है, मैंने समझाया भी था आप सभी को। तो प्रश्न है रीतिकाल को आचार्य कवि कहा। तो आप देखेंगे रीति किसमें कहा? रीति सिद्ध नहीं है, रीतिबद्ध कवियों को रीतिकाल में आचार्य कवि कहा। जिन्होंने 15 प्रश्न नंबर 15 का बी आंसर लगाया होगा
उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 देखिए आप, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जा रहा है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य नहीं पूछा है यहाँ, यह ध्यान देखिए, खड़ी बोली है और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। जिन्होंने 16 का बी लगाया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही है और प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित हुआ है और इसके लेखक, प्रिय प्रवास के लेखक हैं जो रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। ठीक है, तो जिन्होंने 16 प्रश्न नंबर 16 को 16 का बी मारा होगा यानी बी लगाया होगा टिक, उनका सही है। प्रश्न नंबर 17 देखिए आप, सिद्धों का संबंध किससे है। सिद्धों का संबंध किससे है, तो आप देखेंगे बौद्ध मत से। किससे है, बौद्ध मत से। जिन्होंने 17 का ए मारा यानी लगाया होगा, टिक लगाया होगा यानी मार्क किया होगा, टिक पे लगाया होगा अपना आंसर, उनका 17 का ए जो है सही है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, प्रश्न नंबर क्या है, 18 है, अर्धकथानक आत्मकथा के लेखक कौन है। अर्धकथानक, आप ध्यान दीजिए, आपको बताया भी गया है अर्धकथानक बनारसी दास जैन की है। किसकी है, बनारसी दास जैन। आपको जो पीडीएफ उपलब्ध कराई गई होगी उसमें आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा अर्धकथानक आत्मकथा बनारसी दास जैन की है, यानी प्रश्न नंबर 18 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, आवारा मसीहा के लेखक कौन है। लेखक पूछा जा रहा है और इसमें किसकी जीवनी है, ये आवारा मसीहा एक जीवनी है। ठीक है, और शरद चंद्र जो बंगला के कवि हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी जीवनी है। और ये किन्होंने लिखा है, तो विष्णु प्रभाकर ने। किन्होंने लिखा है, विष्णु प्रभाकर ने। प्रश्न नंबर 20 देखिए आप, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या पूछी जा रही है, कितनी है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या आपको पढ़ाई गई है और बताया भी गया है 84 है, यानी 20 का आपका सी जो आंसर है बिल्कुल सही है। आप देखेंगे सिद्धों की संख्या कितनी है, 84 है। ठीक है, आप प्रश्न नंबर 21 यानी 21 देखिए आप, दोहा कोश के रचनाकार कौन है। आदिकाल से भी प्रश्न आपको पढ़ाया गया है, वहां से भी प्रश्न आया है, प्रश्न पढ़ाया गया है यानी व्याख्यात्मक आपको अध्ययन कराए गए हैं। ठीक है, यानी आदिकाल में जितने भी टॉपिक थे वो पढ़ाया गया है और वहीं से आपका प्रश्न है दोहा कोश के रचनाकार कौन है। तो आप देखेंगे सरहपा। जिन्होंने 21 का बी लगाया होगा उनका सही है सरहपा, यानी दोहा कोश के रचनाकार हैं और राहुल सांकृत्यायन सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, यानी हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है राहुल सांकृत्यायन ने। जायसी, प्रश्न नंबर 22 देखिए आप, जायसी किस परंपरा के कवि हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आपका ऑप्शन सी है, प्रेमाख्यानक परंपरा के कवि हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर आप 23 देखिए, भक्ति काल के किस कवि का ब्रज और अवधि दोनों भाषा पर समान अधिकार था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सुर और जायसी की आलोचना भी की है। उन्होंने कहा है कि ब्रज भाषा पर सुर को अधिकार नहीं था और अवधी भाषा पर जायसी को अधिकार नहीं था। लेकिन देखिए ब्रज और अवधी दोनों पर समान अधिकार किनको प्राप्त हुआ, तुलसी के दृष्टि में तो आप देखेंगे, सॉरी रामचंद्र शुक्ल के दृष्टि में तो किनको प्राप्त हुआ, तुलसी को। यानी प्रश्न नंबर 23 का बी ऑप्शन आपका सही है। जिन्होंने बी पे अपना टिक लगाया होगा उनका प्रश्न सही होगा, 23 का बी सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 देखिए, अष्टछाप की स्थापना की है।
अष्टछाप की स्थापना किसने की है? तो गोसाई विट्ठल नाथ ने की है। किन्होंने की है? तो विट्ठल नाथ ने की है। इसमें 4 शिष्य इनके और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के हैं, जिनके योग से 8 शिष्यों का निर्माण होता है। ठीक है, और इन्हीं को अष्टछाप कवि कहते हैं। और ये अष्टछाप कवि विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना आप देखेंगे 1565 में की है। कब की है? 1565 ईस्वी में की है अष्टछाप की स्थापना। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए, इस्तवार दला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किनका है और कौन सी भाषा में है? आप देखेंगे गारसाद तासी का है और फ्रेंच भाषा में है। कौन सी भाषा में है? फ्रेंच भाषा में है। यानी जिन्होंने 25 प्रश्न का सी आंसर लगाया होगा उनका आंसर सही है। ठीक है, आप देखेंगे रीतिकाल आपको बहुत ही विस्तृत अध्ययन कराई गई थी। रीति सिद्ध के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपको रीतिकाल को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ये जो 3 वर्गों में रीतिकाल को विभाजित किया गया है, वहीं से प्रश्न आया है रीति सिद्ध के कवि के रूप में, यानी रीति सिद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध है। तो आप देखेंगे कौन है? बिहारी हैं। जिन्होंने 26 के बी आंसर लगाए होंगे टिक, उनका सही है बिहारी रीति सिद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 देखिए आप। प्रश्न नंबर क्या है? 27 है। रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवि, रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवि कौन हैं? आपको पढ़ाया भी गया है। सूरदास भक्ति काल के हैं, केशव रीतिबद्ध हैं, बिहारी रीति सिद्ध हैं। आपका प्रश्न नंबर ए है घनानंद, प्रश्न नंबर 27 का ए आंसर है घनानंद। ये सही है रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवि। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 देखिए आप। ब्रह्म समाज के संस्थापक यानी आधुनिक काल के, यानी आप देखेंगे नवजागरण काल के अग्रदूत के रूप में हमारे सामने आते हैं राजा राम मोहन राय। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करके समाज के कई सारे विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए सुधारने का प्रयास किया। तो आपका प्रश्न नंबर 28 का जो है डी है वो आपका सही है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। कब की थी? 1828 में ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने, जिन्होंने 28 का डी आंसर लगाया होगा टिक, प्रश्न नंबर 28 का डी टिक लगाया होगा, उनका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 29 देखिए आप। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा की बात की जा रही है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने खड़ी बोली भाषा को लेकर के अग्रदूत के रूप में उन्होंने कई सारे संघर्ष किए और उनका बहुत सारा योगदान भी रहा। लेकिन बाद में क्या होता है कि अरबी और फारसी के शब्दों की तरफ उनकी काफी झुकाव हो जाता है। ठीक है, अरबी और फारसी शब्दों के तरफ वो झुक जाते हैं परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके साथ अधिकारी के रूप में काम करते थे। ठीक है, तो आप देखेंगे उनका झुकाव अरबी और फारसी के शब्दों से युक्त हो गया था। तो जिन्होंने 29 प्रश्न नंबर 29 का बी आंसर लगाया होगा उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 देखिए। कवि वचन सुधा के संपादक, कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? प्रश्न ये पूछा गया है। और कौन है? 30 नंबर आपका प्रश्न नंबर 30 का बी आंसर बिल्कुल सही है। इन्होंने
68 ईस्वी में कवि वचन सुधा का संपादन किया था। कब किया था? कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और 1868 में इसका संपादन किया था। प्रश्न नंबर 31 देखिए आप, नासिकेतोपाख्यान क्या है? नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? आप देखेंगे नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र, यानी 31 नंबर जो है, प्रश्न नंबर 31 का ए जो है आंसर है, ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, सदल मिश्र है। और नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम जो है इनका चंद्रावली है। नासिकेतोपाख्यान का एक और भी नाम से जाना जाता है, इनकी जो रचना है चंद्रावली है। ठीक है। प्रश्न नंबर 32 आप देखिए, प्रश्न नंबर 32, रानी केतकी की कहानी किसकी है? इसका दूसरा नाम उदयभान चरित भी है और इंसा अल्लाह खां की है। यानी 32 प्रश्न नंबर 32 का जो बी आपका आंसर है वो सही है। जिन्होंने बी लगाया होगा उनका आंसर सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर आप देखिए 33 यानी 33 का आप देखेंगे क्या पूछा गया है? द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि कौन है? द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि आप देखेंगे, आपको अब जब द्विवेदी युग का प्रश्न पढ़ाया गया और प्रश्न भी आपको ये पूछा गया है, पहले भी मैंने प्रश्न आप सभी से पूछा था और यहाँ भी प्रश्न आपको देखने को मिला। तो आपका प्रश्न है द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो जिन्होंने ए लगाया होगा मैथिली शरण गुप्त, उनका ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही है और बहुत अच्छी बात है जिनकी सही है। प्रश्न नंबर 34 देखिए आप, प्रश्न नंबर 34 में क्या है? उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृतिक का बोध होता था, ठीक है, वैसे दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। ठीक है। यह किनकी लाइन है? आप जब रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो शुरू पेज पर है, किनकी है? तो जिनका 34 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन जिन्होंने लगाया होगा उनका आंसर सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 देखिए आप, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं, क्या है? लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं भी आया होता, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को इस्लाम का देन कहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर खड़े होके कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैं जोर देकर कहना चाहता हूं अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का आना वैसे ही होता जैसा आज है। ये शब्द किन्होंने कहा है? आप देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी 35 नंबर प्रश्न का जिन्होंने ए लगाया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न नंबर 36 देखिए क्या है? तुलसीदास जी द्वारा रचित निम्न में से कौन सी रचना पूछा जा रहा है ब्रज भाषा में? ब्रज और अवधी में तुलसी दोनों भाषा में अपने काव्य लिख रहे होते हैं। आप देखेंगे कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये सब ब्रज भाषा में है। तो क्या है? प्रश्न नंबर 36 का जिन्होंने बी लगाया होगा क्या है? विनय पत्रिका, उनका आंसर क्या है? सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 37 आप देखिए, प्रश्न नंबर 37 देखिए, अष्टछाप के कवियों में कौन शामिल नहीं है? आपको भक्ति काल के निर्गुण सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण काव्य धारा को बहुत ही विस्तृत अध्ययन आप सभी को कराया गया है। वहीं से ये प्रश्न पूछा गया है। और 37 नंबर देखिए, अष्टछाप के कवियों में कौन शामिल नहीं था? आप देखेंगे सूरदास है, कुंभन दास है, तुलसीदास नहीं है। बहुत ही आसान है, आप सभी ने सही ही लगाया होगा। बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न सही लगा होगा। ठीक है। तो 37 का बी जो है आपका सही है। हिंदी का
गद्य साहित्य किसकी कृति है? ये बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और आपसे पूछा भी गया है। अभी जल्द ही इसका सेमिनार हुआ है गोरखपुर विश्वविद्यालय में या फिर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में इसका सेमिनार भी हुआ था बहुत ही भव्य तरीके से। और प्रश्न पूछा है हिंदी का गद्य साहित्य किसकी कृति है? तो जिन्होंने डी पे लगाया होगा डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। क्या है? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का हिंदी का गद्य साहित्य की इनकी रचना है। ठीक है, जिन्होंने 38 का डी लगाया होगा उनका आंसर सही है। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है? तो मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा राहुल सांकृत्यायन की है। किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की है। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न है शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक प्रश्न नंबर 40 का बी आंसर सही है, वल्लभाचार्य है। ठीक है, आपको सिद्धांत पढ़ाए गए हैं, वहीं से प्रश्न आया है शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। प्रश्न नंबर 41 देखिए, प्रश्न नंबर 41 यानी 41, निम्नलिखित में से तुलसी की कृति क्या है? नहीं है। मैंने कहा था प्रश्न जब आप परीक्षा हॉल में बैठे तो इसका जरूर ध्यान दें कि जब प्रश्न ध्यान से पढ़ें तो लास्ट में कई सारे बच्चों का यहाँ ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, प्रश्न है तुलसीदास की कृति यहाँ नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? दोहावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है। आप देखेंगे रामायण इनकी नहीं है। क्या है? रामायण इनकी रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 42 आप देखिए, भक्ति को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। अभी प्रश्न रिपीट किया गया है लेकिन आप देखिए शब्दों को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि ईसाई अगर नहीं भी आए होते तो भक्ति काल का विकास स्वाभाविक वैसे ही होता जैसा आज है। ठीक है, प्रश्न आपसे वहां पूछ लिया गया है लेकिन फिर आपसे प्रश्न है कि भक्ति को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। ठीक है, तो इसका उत्तर है आपका 42 का डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने 42 का डी आंसर प्रश्न का आंसर दिया होगा उनका एकदम सही है। प्रश्न नंबर 43, पद्मावत की भाषा क्या है? पद्मावत की भाषा अवधी है। क्या है? अवधी भाषा है। जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया गया है, आप जानते भी होंगे, उम्मीद है आप लोगों ने सही लगाया होगा। पद्मावत की भाषा अवधी है और कैसी है? ठेठ अवधी है। कैसी है? ठेठ अवधी है। प्रश्न नंबर 44 आप देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, ये भक्ति गान गीत भी है, आप लोग देखे होंगे, सुने भी होंगे। और यह मीराबाई की है। किन्होंने कहा है? मीराबाई ने कहा है। 44 का जिन्होंने बी आंसर अपना दिया होगा उनका आंसर सही है। 45 देखिए आप, 45 का रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। आपको रीतिकाल में पढ़ाया गया है, देखेंगे कि रीतिकाल में वीर काव्य, रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आपको पढ़ाया गया है कि वीर काव्य एक ही व्यक्ति है, सभी श्रृंगारिक कविताएं लिख रहे होते हैं, लेकिन भूषण जब आते हैं इन्होंने वीर काव्य यानी वीर रस का चयन किया और उसमें अपनी कविता लिखी, यानी अपने काव्य पाठ या अपने पद लिखे या फिर पद लिखे। ठीक है, प्रश्न नंबर 45 का जिन्होंने बी लगाया होगा उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए 46, क्या है? 46, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज की भाषा अध्ययन का कार्य कर रहे थे? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 कोई मानता है, कोई 1801 मानता है। ठीक है, मार्किवस वेलेजली ने इसकी स्थापना की और गिलक्राइस क्या है, इनके
अध्यापक वहाँ पे यानी मुखिया के रूप में काम कर रहे थे। आप देखेंगे प्रधानाचार्य के रूप में थे, उन्होंने शिक्षकों का चयन किया। आप देखेंगे लल्लू लाल और सदा सुखलाल, कौन है? लल्लू लाल और सदल मिश्र, सॉरी सदा सुखलाल नहीं, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर अध्यापन कार्य यानी हिंदी भाषा में अध्यापन का कार्य कर रहे थे। तो प्रश्न है 46 का, फोर्ट विलियम कॉलेज की भाषा कॉलेज में भाषा अध्ययन का कार्य कर रहे थे। और जिन्होंने प्रश्न नंबर 46 का सी लगाया होगा उनका बिल्कुल सही है लल्लू लाल। ठीक है। प्रश्न नंबर 47 आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है? क्या है? छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है। आप देखेंगे स्थूलता के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है। अभी पीछे ये प्रश्न पूछा गया है कि इन्होंने कहा है, तो नगेंद्र ने कहा है, तो ये आपका रहेगा ये गलत नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है, यानी ये स्थूलता के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है। सूक्ष्म मनोभावों की क्या अभिव्यक्ति है? यह भी है। आप देखेंगे अज्ञात प्रियतम के प्रति रहस्यमयी भावना, यह भी है। सामाजिक यथार्थ का चित्रण यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है। सामाजिक यथार्थ का चित्रण आपको कहाँ मिलेगा? प्रगतिशील विचारधारा में मिलेगा, यानी प्रयोगवाद में नहीं, प्रगतिवाद में आप देखेंगे वहां मिलेगा। जिन्होंने 47 का प्रश्न नंबर 47 के डी ऑप्शन लगाए होंगे उनका आंसर सही है। ठीक है। क्या है? 45 का डी है, उनका आंसर जो है सही है। सॉरी 47, प्रश्न नंबर क्या है? 47 है। ठीक है। प्रश्न नंबर 47 का जिन्होंने डी लगाया होगा ऑप्शन, उनका आंसर सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 48 देखिए, तार सप्तक के कवि नहीं है। ठीक है। तार सप्तक यानी पहला सप्तक, प्रयोगवाद में आप देखेंगे अज्ञे ने तार सप्तक का संपादन किया, जिसमें तार सप्तक यानी 7 कवियों का उन्होंने चयन किया था और तार सप्तक का संपादन किया। लेकिन आप देखेंगे तार सप्तक संपादन हुआ, तार सप्तक द्वितीय, तार सप्तक तृतीय और चौथी, यानी 4 खंडों में तार सप्तक का संपादन हुआ है। इसने पूछा जा रहा है पहले सप्तक के कवि नहीं है। आप देखेंगे धर्मवीर भारती, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं, यानी 48 का जिन्होंने डी लगाया होगा उनका आंसर सही है। धर्मवीर भारती पहले सप्तक यानी तार सप्तक के कवि ना होकर के दूसरे सप्तक के कवि हैं। प्रश्न नंबर 49, इनमें प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है। प्रगतिवाद काव्य की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है। आप देखेंगे शोषितों के प्रति सहानुभूति, यह है सही है, यह है। शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश, यह भी है। सामाजिक यथार्थ का निरूपण, यही है, यह भी है। यानी 49 का डी क्या है? 49 का डी जो है यह आपका नहीं है। कल्पना की अतिशयता छायावाद में है। प्रश्न नंबर 50 आप देखेंगे, समांतर कहानी आंदोलन के जनक माने जाते हैं। समांतर कहानी आंदोलन के जनक माने जाते हैं। आप देखेंगे प्रश्न नंबर 50 का ए सही है, कमलेश्वर। कौन माने जाते हैं? कमलेश्वर। ठीक है। यानी 50 का आपका ए जो है सही है। ठीक है। जिन्होंने 50 का ए लगाया होगा उनका आंसर सही है। ठीक है। आपको जितना भी पढ़ाया गया है प्रश्न वहीं से पूछा है, बाहर से बिल्कुल नहीं पूछा है। प्रश्न बहुत इजी हैं। जिन्होंने विस्तृत अध्ययन किया होगा वे बिल्कुल सही आंसर मार के आए होंगे, टिक लगा के आए होंगे। ठीक है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, आपको विस्तृत अध्ययन भी कराया जाएगा। जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, हिंदी में रुचि रखते हैं, वे हमारे टारगेट सेमेस्टर से जुड़ें।
उन्हें विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कराए जाएंगे। प्रश्न कैसे आते हैं यह भी आपको बताया जाएगा। अगर आप हमारे क्लास को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।